प्यारे विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम विचार करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप भी अपने मित्रों से बातचीत करते हैं। तो ये जो बातचीत है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपस में बातचीत, यही भाषा है। यानी हम अपने विचारों को, अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं। ये जो अभिव्यक्ति है, यही भाषा है। ये देखिए, भाषा मानव द्वारा अपने मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम ही भाषा है। मनुष्य अपने विचारों को बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त करता है। इसलिए भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी जिसमें हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 2, 3, 4, 5 लोग बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। एक प्रश्न पूछता है, बाकी उसका उत्तर देते हैं। तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसी तरह संगीत सुनना, संगीत सुनाना, टेलीफोन पर बातचीत करना, हम मोबाइल पे बातचीत करते हैं, जो मोबाइल पर बातचीत होती है, यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसके बाद है लिखित भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा आई क्योंकि मनुष्य बोलना प्रारंभ किया, उसके बाद उसने लिखना प्रारंभ किया। ये लिखना यानी लिखित भाषा। जब हम मौखिक भाषा को लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तब वह लिखित भाषा हो जाती है। जैसे आप व्याकरण पुस्तक पढ़ रहे हैं, व्याकरण पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है वह लिखित भाषा का उदाहरण है। आप अपने पिताजी के पास अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं, ये जो पत्र लिखना है, यह पत्र लिखित भाषा का उदाहरण है। इस प्रकार समाचार पत्र आप पढ़ते ही होंगे, समाचार पत्र लिखित भाषा का उदाहरण है। इस तरह हम कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, यह सब लिखित भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर है, ये समझ लेते हैं। ये देखिए, मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा जिसे हमने कहा, यह स्थायी भाषा नहीं होती है। हम कहते हैं वह क्षणिक होती है। हमने कहा, हाँ, अगर हमने रिकॉर्ड कर लिया है, उसको ध्वनि यंत्रों के द्वारा लिपिबद्ध कर लिया है, तो भी कुछ वर्षों तक के लिए। लेकिन जब यही भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा बन जाती है तो स्थायी हो जाती है। प्राचीन ग्रंथ लिखित भाषा के उदाहरण है। हम कबीरदास के ग्रंथ पढ़ते हैं, हम तुलसीदास के ग्रंथ पढ़ते हैं, हम प्राचीन वेद, पुराण और अन्य भाषाओं के भी प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और सदियों तक हम पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लिखित भाषा है, लिपिबद्ध है, इसलिए वह स्थायी भाषा है। अब हम पढ़ेंगे लिपि क्या है। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग या चिन्ह को लिपि कहते हैं। हम मौखिक भाषा के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, बाद में हम उसे लिखित भाषा में परिवर्तित करते हैं। मौखिक भाषा लिपि भाषा में कैसे परिवर्तित हो सकती है? तो वह लिपि के द्वारा। लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग या चिन्ह को लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि। प्यारे बच्चों, यह जो मैंने लिखा है, यह देवनागरी लिपि में है, यानी ये लिखित भाषा है। मैंने इसे लिख दिया है। मैं जो बोल रहा हूं यह मौखिक भाषा है, लेकिन यह जो मैंने लिखा, यह लिखित भाषा है। यह हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा को जो मैंने लिखा है, यह देवनागरी लिपि में मैंने लिखा है। देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है, संस्कृत की लिपि है, मराठी की लिपि है और नेपाली भाषा की लिपि है। इसी तरह भारत में अनेक भाषाएं हैं। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। इनमें गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा, फारसी लिपि उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा या बंगाली भाषा, रोमन जो विदेशी भाषा है, रोमन लिपि विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच, जर्मन की लिपि है। इसी तरह चित्रलिपि, यह भी एक लिपि है, यह चीनी भाषा की लिपि है। प्यारे बच्चों, आपने डोरेमोन, सिंचन और भी कई धारावाहिक आप टीवी पर देखते हैं, आप उसमें देखते होंगे कि उनका नाम जब आता होगा
तो नाम किसी अलग लिपि में आप लिखे हुए देख रहे होते हैं, वो न तो रोमन में होता है और न वह देवनागरी लिपि में ही है। तो वह जिस लिपि में आप टेढ़ी मेढ़ी जो लिपि देखते हैं, वह टेढ़ी मेढ़ी लिपि क्या है? वही चित्र लिपि है। चीनी भाषा की लिपि चित्र लिपि। इस तरह हमने समझा कि जो लिपि है, भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं। लिपि के द्वारा ही मौखिक भाषा लिखित भाषा में परिवर्तित हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे बोली। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय रूप यानी क्षेत्र विशेष का रूप। हर भाषा क्षेत्र विशेष में अलग अलग तरीके से बोली जाती है और उस क्षेत्र विशेष में वह भाषा के कई रूप हो जाते हैं और इन्हीं रूपों को बोली कहते हैं। हिंदी भाषा है, उसका क्षेत्र विस्तृत है, लेकिन हिंदी के कई रूप हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। वे रूप हैं ब्रज, ब्रज बोली जो कि मथुरा वृंदावन के आसपास बोली जाती है। यह है अवधी जो कि फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के आसपास बोली जाती है। मगही है, मगध में बोली जाती है। मारवाड़ी है, मारवाड़ में बोली जाती है। राजस्थानी है, राजस्थान में बोली जाती है। हरियाणवी जो हरियाणा में बोली जाती है। ये जो बोलियां हैं यह हिंदी के रूप हैं जो इन क्षेत्र विशेष में इनका प्रचलन है, लोग इन्हें बोलते हैं। क्योंकि इन्हें बोलने वाले कम होते हैं, इनकी संख्या कम होती है। बोली का अपना साहित्य नहीं होता। बोली का अर्थ होता है बोलना, बोलकर। तो बोली का अपना साहित्य नहीं होता। हाँ, लोकगीत और लोक कथाएं अवश्य प्रचलित होती हैं। इसके बाद है उपभाषा। बोली ही जब विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है तब वह उपभाषा बन जाती है। भाषा के निचले स्तर को उपभाषा कहते हैं। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। बोली जब विस्तृत रूप ले लेती है तब उपभाषा बन जाती है। उपभाषा विस्तृत क्षेत्र में व्यवहृत बोली को ही उपभाषा कहते हैं। इसमें साहित्य लेखन होता है। बोली में साहित्य लेखन नहीं होता, कम लोग बोलते हैं। क्षेत्र विशेष की बोली होती है, लेकिन जब क्षेत्र विशेष से बोली विस्तृत हो जाती है, अधिसंख्य लोग उसे बोलने लगते हैं और उसमें साहित्य लेखन प्रारंभ हो जाता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ब्रज भाषा में सूरसागर और अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। उसी तरह अवधी भाषा में रामचरितमानस, तुलसीदास कृत रामचरितमानस और भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये हिंदी की उपभाषा है। प्रारंभिक रूप में यह हिंदी की बोली रही है, अब ये उपभाषा बन गई है। इसके बाद राष्ट्रभाषा। राष्ट्र विशेष की अधिकृत राजभाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हर राष्ट्र की अपनी विशेष भाषा होती है, उसे राजभाषा कहते हैं। शासन का कार्य उसी राजभाषा के द्वारा चलता है और वही राजभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है। विश्व में जितने भी देश हैं, सबकी अपनी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। भारत गणराज्य की राजभाषा है हिंदी। इसे राष्ट्रभाषा के रूप में भी कहा जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी इंग्लैंड की राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। जापानी जापान की राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। चीनी यानी चाइनीज लैंग्वेज, चीनी चीन की राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। और फ्रेंच फ्रांस की राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। इसी तरह जर्मन जर्मनी की राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा हर राष्ट्र की अपनी पहचान होती है। हिंदी भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा है, इसलिए हम 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके बाद है मानक भाषा। भाषा के एक स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। भाषा व्यवहृत होती है। भाषा को अधिसंख्य लोग अपने व्यवहार में लेते हैं, इसलिए भाषा का अशुद्ध रूप भी प्रचलन में आ जाता है। जैसे हिंदी है,
हिंदी के कई रूप हैं जिनका अलग अलग क्षेत्र विशेष में प्रचलन है। हिंदी को ही जब हम राजस्थान में, जब हम हरियाणा में, जब हम पंजाब में, गुजरात में, मुंबई में और अहिंदी क्षेत्रों में व्यवहित करते हैं, बोलते हैं, तो इसका एक अलग रूप हो जाता है जो अशुद्ध रहता है। तो अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में जब हम परिवर्तित करते हैं और उसे शुद्ध रूप से विद्वानों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा जब उसे शुद्ध रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, शुद्ध रूप में उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है, तब वह मानक भाषा बन जाती है। मानक का अर्थ होता है शुद्ध। भाषा के शुद्ध रूप को ही मानक भाषा कहते हैं। हिंदी का शुद्ध रूप क्या है? खड़ी बोली है। आप अपने हिंदी व्याकरण में या आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तकों में जिस हिंदी को देखते हैं, जिस हिंदी को पढ़ते हैं, वही शुद्ध हिंदी है, वही मानक हिंदी है। और हम कहते हैं कि उसी मानक हिंदी का हमें व्यवहार करना चाहिए। अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। व्याकरण संबंधी अशुद्धता मानक भाषा के लिए अशुद्धि का कारण है। इसलिए मानक भाषा यानी शुद्ध भाषा, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। तो हर भाषा की अपनी एक मानक भाषा होती है और वही उसका जो मानक रूप होता है और उसी का व्यवहार किया जाता है। तो हिंदी भाषा का जो मानक रूप है वह है खड़ी बोली, जिसका व्यवहार हम पुस्तकों में करते हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे मातृभाषा। जो भाषा परिवार या माँ के द्वारा सिखाई जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। माँ की भाषा यानी मातृभाषा। हम जो अपने परिवार में सीखते हैं, जो भाषा हमें परिवार में परिवार के सदस्यों द्वारा, माँ के द्वारा सिखाई जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की मातृभाषा है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि। पंजाब में रहने वाले पंजाबी भाषियों की मातृभाषा पंजाबी है। ओडिशा में रहने वाले ओडिया भाषियों की मातृभाषा ओडिया है। तमिलनाडु में रहने वाले तमिलों की मातृभाषा तमिल है। उसी तरह कन्नड़, मलयालम, बांग्ला इत्यादि जो भी क्षेत्र विशेष की भाषाएं हैं, वहां रहने वाले उस भाषा को माँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, इसलिए वह उनकी मातृभाषा हुई। अब है साहित्य। भाषा में लिखित ज्ञान के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। जिस भाषा का साहित्य जितना समृद्ध होता है, वह भाषा उतनी समृद्ध मानी जाती है। साहित्य के अंतर्गत कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण इत्यादि कई विधाएं आती हैं। साहित्य के दो रूप होते हैं, एक है पद्य, दूसरा है गद्य। पद्य यानी कविता। कविता जो लयबद्ध होती है, जो तालबद्ध होती है, जो गेय होती है, जिसे गाया जा सकता है, जिसमें छंद होता है, और कविता सरस होती है। जबकि गद्य न छंदबद्ध होता है, न लयबद्ध होता है, न तालबद्ध होता है, न उसे गाया जा सकता है। यह केवल कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि के द्वारा सुशोभित होती है और उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण ये सब गद्य विधा में हम लिखते हैं। इसके बाद है व्याकरण। जो शास्त्र हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाते हैं। किसी भी भाषा का मुख्य तत्व व्याकरण होता है, क्योंकि व्याकरण ही हमें उस भाषा की शुद्धता को सिखाता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा, हम कहते हैं कि बस जा रहा है, यह गलत है। व्याकरण हमें सिखाएगा कि बस स्त्रीलिंग है, इसलिए बस जा रही है। जा रहा हूं घर में, यह अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण हमें सिखाएगा कि पहले कर्ता होना चाहिए, उसके बाद कर्म, उसके बाद अंत में क्रिया होती है। इसलिए मैं घर जा रहा हूं। आ रहा है वह, यह गलत है। वह आ रहा है। तेरे को मेरे से क्या चाहिए, यह गलत है।
तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो इस तरह वर्तनी, वाक्य की शुद्धि सब हम व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। मानक भाषा, व्याकरण के द्वारा ही मानक भाषा बनती है। व्याकरण किसी भी भाषा की शुद्धता की प्रथम कसौटी है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक है वर्ण, वर्ण विचार, दूसरा है शब्द, शब्द विचार, तीसरा है वाक्य, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्ण, वर्ण विन्यास, वर्ण के भेद, वर्ण के महत्व के विषय में विचार किया जाता है। शब्द, शब्द की उत्पत्ति, शब्द के भेद, शब्द का महत्व के विषय में विचार किया जाता है। और वाक्य में वाक्य भेद, वाक्य के महत्व को और वाक्य की उत्पत्ति और वाक्य किस तरह से शुद्ध रूप लिए होते हैं उनके ऊपर विचार किया जाता है। इन्हीं तीनों अंगों के ऊपर व्याकरण निर्धारित है और व्याकरण की शुद्धता पर भाषा की शुद्धता निर्धारित है। इस तरह से हम भाषा के अंतर्गत हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को समझा। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं। आशा है आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, उपभाषा किसे कहते हैं, बोली और उपभाषा में क्या अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न हुआ, साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य के कितने अंग होते हैं। इसके बाद व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्यों महत्वपूर्ण है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इन्हें आप अपनी नोट बुक में जरूर लिखें। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है और इससे हम सभी भारतवासियों को लड़ना है और लड़ने का एकमात्र हथियार है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें और हर 1 घंटे पे अपने हाथों को धोते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।